हेलो एवरीवन। बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले देखते हैं इसके हिस्ट्री से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है। यानी इंडिया में जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कामकाज होता है उसके सारे रेगुलेशन बनाना, गाइडलाइंस बनाना और समय समय पर उनको रेगुलेट करना, ये सभी आरबीआई के अंडर में ही आता है। पैसों का जो भी कुछ होगा वो सब और सब आरबीआई के पास में जाएगा। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 1926 आरबीआई के बारे में जब सबसे पहली बार सोची गई तो वो ईयर थी 1926, जब हिल्टन यंग कमीशन एक बनाया गया था जिसके चेयरमैन थे हिल्टन यंग। और हिल्टन यंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। यानी आरबीआई को बनाने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। नेक्स्ट उसके बाद में 1933 में आरबीआई का बिल प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में। 1933 आरबीआई बिल वॉज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। तो उस ईयर तो पास नहीं हो पाया, तो अगले साल इसको फिर से कुछ चेंजेस वगैरह करके इसको प्रेजेंट किए गए 1934 में, और उस ईयर ये बिल पास हो गया था। इसीलिए हम कभी भी जब आरबीआई एक्ट पढ़ते हैं तो उसके साथ यही लिखा रहता है आरबीआई एक्ट 1934। तो सो द बिल वॉज पास्ड इन 1934। अब बिल पास हो गया यानी कि आरबीआई को बनाने की मंजूरी मिल गई। तो 1935 यानी 1935 में आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। सो आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता। अब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कामकाज धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसका हेड ऑफिस जो है वो उसको शिफ्ट कर दिया गया हमारे कंट्री के आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई में। 1937 में द हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। अभी भी जो भी कुछ हमने पढ़ा ये सब और सब इंडिपेंडेंस के पहले का था। अब 1949 इंडिपेंडेंस के बाद, उसके पहले तो ये इंडिपेंडेंस के पहले जब भी था तो ये किसी प्राइवेट एंटिटी के तौर पे देखा जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद इसको अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट करना था। तो 1949 में, और मैंने बताया था पिछले क्लास में कि प्राइवेट से पब्लिक कोई चीज़ अगर होती है तो उसे हम नेशनलाइजेशन कहते हैं। तो 1949 में आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949 विथ कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। तो 5 करोड़ के कैपिटल के साथ आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। सबसे पहला चीज़, गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर जो होगा, कभी भी अपॉइंटमेंट होगा तो 3 साल के लिए होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 2 और साल के लिए। यानी कुल मिलाकर टोटल 5 ईयर्स से ज़्यादा किसी भी गवर्नर का कार्यकाल नहीं होता है। मैक्सिमम टेन्योर 5 ईयर्स का होगा, पहले 3, उसके बाद कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 more ईयर्स। सैलरी जो होगी वो 2,50,000 रुपये होगी पर मंथ की। अब ये इंपॉर्टेंट कुछ गवर्नर्स के डिटेल्स हमको देखने होंगे। सबसे फर्स्ट गवर्नर जो आरबीआई के बने थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट यानी कि याद रखिएगा 1934 में जो बिल पास हुआ, 35 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उस टाइम सबसे पहले गवर्नर बने थे ऑसबॉर्न स्मिथ। उसके बाद सेकंड गवर्नर बने थे जेबी टेलर। थर्ड गवर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, याद रखिएगा, सी.डी. देशमुख, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये पहले इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, ऑसबॉर्न स्मिथ का नाम जाएगा। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, तब सी.डी. देशमुख का नाम आता है। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली है, सी.डी. देशमुख बने तो थे एक भारतीय गवर्नर के तौर पे, लेकिन अभी भी इसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। यानी आरबीआई अभी भी नेशनलाइज्ड नहीं थी। 1949 से पहले ये बने थे। तो 1949 में नेशनलाइजेशन होने के बाद 2 साल के बाद फिर बने फोर्थ गवर्नर जो थे बी.आर. राव। ये फर्स्ट आफ्टर नेशनलाइजेशन। थोड़ा अनकॉमन नेम है बट थोड़ा अनकॉमन ये टॉपिक है, बट थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए 15th गवर्नर का नाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और इसलिए ज़रूरी बनता है क्योंकि ये एकमात्र ऐसे गवर्नर थे जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसलिए ये नाम काफ़ी ज़रूरी है। फर्स्ट एवर पर्सन टू बिकम गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और करंट हमारे गवर्नर जो है वो 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांता दास। क्वेश्चन दोनों तरह से आता है। शक्तिकांता दास कितने नंबर पे गवर्नर अभी बने हुए हैं, तो ऑप्शन आपको मिलेगा 25th। और ये भी पूछा जाता है कि हु इज़ द 25th गवर्नर ऑफ शक्तिकांता दास। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बोर्ड मेंबर्स ऑफ आरबीआई।
देखिए बोर्ड मेंबर्स यानी आरबीआई का जो भी कामकाज होता है उसको कुल 21 मेंबर्स मिलके देखते हैं। कभी कभी ये नंबर 20 भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट नंबर नॉर्मली 20 से 21 के आसपास होता है। 21 इज एक्चुअल नंबर। तो इस 21 मेंबर्स में कौन कौन होंगे? सबसे पहले इसमें आते हैं गवर्नर खुद, उसके बाद उनके 4 डिप्टी गवर्नर आते हैं, जो फिलहाल कौन कौन है तो माइकल पात्रा, महेश कुमार जैन, बीपी कानूनगो और एक जो सीट है वो वेकेंट है। नेक्स्ट उसके बाद 2 मेंबर्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो वित्त मंत्रालय से भी 2 लोग आते हैं। उसके बाद 4 लोकल बोर्ड मेंबर्स होते हैं जिनका ऑफिस जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, यानी कि जो रीजनल हेड ऑफिसेस होते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं वहाँ से 4 लोग होते हैं। और फाइनली 10 नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार 10 ऐसे डायरेक्टर्स को लोगों को नियुक्त करती है जो बिजनेस में या फिर और भी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी रिनाउंड पर्सनस हैं, उन लोगों को भी रखा जाता है ताकि उनके भी बीच बीच में सजेशंस लिए जा सके। तो ये रहे हमारे बोर्ड मेंबर्स ऑफ आरबीआई जो मिल करके आरबीआई के सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस को हैंडल करते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। फंक्शंस ऑफ आरबीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फंक्शन यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज इशूअर ऑफ करेंसी। हमारे कंट्री में करेंसी इशू करने का काम किसका होगा? आरबीआई का होगा। लेकिन क्या सारी करेंसी का काम? बिल्कुल नहीं। आरबीआई सिर्फ और सिर्फ नोट्स को प्रिंट करने के लिए ऑथराइज होता है। एंड कॉइन्स को प्रिंट कौन करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ 1 रुपये के नोट को भी। इशूअर ऑफ करेंसी में आरबीआई का जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ नोट्स का होगा। कॉइन्स, पूरा कॉइन्स मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती हैं। और साथ ही साथ 1 रुपये का नोट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करती है। इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आप हमेशा गौर कीजिएगा, नोट्स पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, जबकि कॉइन पे भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है। और 1 रुपये के नोट पे आप तो सबको जानते होंगे कि आरबीआई के नोट पे सिग्नेचर किसका होगा? गवर्नर का। लेकिन 1 रुपये के नोट पे सिग्नेचर कौन करेंगे? ये गवर्नर नहीं करते हैं, ये हमारे फाइनेंस के सेक्रेटरी करते हैं। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी करंट में है अजय भूषण पांडे जी। तो इनका सिग्नेचर होगा 1 रुपये के नोट के ऊपर। नेक्स्ट जो फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पैसों से रिलेटेड पॉलिसी जो होता है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अगले चैप्टर में शायद आप पढ़ेंगे इस चीज़ को। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो हमारे मार्केट के रेट यानी लोन के रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन, सब कुछ इसी चीज़ पे डिपेंड होता है मॉनेटरी पॉलिसी। और इसको बनाता कौन है? आरबीआई। और लागू भी कंट्री में आरबीआई करती हैं। नेक्स्ट मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज का जो लेन देन होता है कंट्री से कंट्री का, वो जनरली आरबीआई के तौर पे आरबीआई की तरफ से होता है। और जो रिजर्व भी होता है वो आरबीआई के ही पास में होता है। एक कंट्री के पास अगर फॉरेन करेंसी का अच्छा खासा रिजर्व रहता है स्ट्रॉन्ग, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री मानी जाती है। तो जो भी एक्सचेंज हमारे यहाँ जो भी रिजर्व बनता है वो आरबीआई ही हैंडल करती है। अगला टॉपिक बैंकर ऑफ ऑल बैंक्स। देखिए बैंकों का बैंक, हम कस्टमर हैं, हमारा बैंक कौन है? तो जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, बैंक्स भी एक कस्टमर हैं और उनका बैंक कौन होगा? आरबीआई होगा। इसीलिए आरबीआई को कहा जाता है बैंकर ऑफ ऑल बैंक्स। नेक्स्ट बैंकर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बैंकर है। भारत सरकार का भी जो कामकाज, ट्रांजैक्शन, अकाउंट, पैसों का हिसाब किताब मेंटेन रखता है वो आरबीआई ही रखता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अनकॉमन भी है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हम किसको कहते हैं? देखिए किसी भी बैंक के पास अगर पैसों की कमी हो, फंड्स की कमी हो, तो उसके आसपास जो भी बैंक्स होते हैं सबसे पहले वो उनके पास जाते हैं लोन के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक्सिस बैंक का कोई ब्रांच है कहीं पर और उसके पास पैसों की कुछ कमी हुई, तो वो बगल में अगर एचडीएफसी बैंक है तो वहाँ जाएगा। नहीं मिला तो एसबीआई है बगल में, वहाँ जाएगा। वो भी नहीं मिला तो कोई उनसे भी छोटा बैंक है, हो सकता है उसके पास उस समय कैश हो, मान लीजिए वहाँ भी नहीं मिला। कहीं भी अगर नहीं मिलता है तो फाइनली उसको वो पैसा देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए आरबीआई हमेशा कहता है कि आपको अगर पैसा कहीं नहीं मिले तो उसको फिर हम खुद पेमेंट करेंगे। इसीलिए आरबीआई को कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी फाइनल सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। नेक्स्ट फंक्शन आता है रेगुलेटर ऑफ एनपीए एंड केवाईसी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नो योर कस्टमर। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रेगुलेट करने का मतलब किस टाइम पे एनपीए, किस अकाउंट को हम एनपीए डिक्लेयर करेंगे, उसको रिकवरी करने के क्या प्रोसेस होंगे, क्या उसका रूल रेगुलेशन होगा, ये सारा कुछ आरबीआई हैंडल करती है। और साथ ही साथ लोगों के केवाईसी को भी देखिए केवाईसी क्या है? नो योर कस्टमर। एक बैंक में अगर किसी कस्टमर का अकाउंट है तो बैंक को बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि वो इंसान कौन है और कहाँ रहता है, यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और उसका एक फ़ोटोग्राफ। ये 3 डॉक्यूमेंट हर एक कस्टमर का हर एक बैंक में मेंटेन होना चाहिए, यानी जिसमें उसका अकाउंट हो। और इसी चीज़ को समय समय पर ये
चेक करती है आरबीआई कि उस बैंक ने मेंटेन किया है कि नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो कल को वो पर्सन अगर पैसा लेके गायब हो जाता है तो फिर बैंक उसको नहीं ढूंढ पाएगी। और लास्ट फंक्शन होता है रेगुलेटर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो जैसा कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही कहा कि कंट्री में जो भी पैसों से रिलेटेड जो भी कामकाज होगा उसको आरबीआई ही हैंडल करती है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ हो गई, तो सर्कुलेशन ऑफ नोट्स हो गया, उसके बाद बैंकों को लाइसेंस देना हो गया, उनके कामकाज को जैसे लोगों के पास कैश की कमी ना हो और टाइम टू टाइम पैसा उनके पास पहुंचते रहे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सब्सिडरी पहले 3 होते थे, फिलहाल 2 ही हैं, क्योंकि नेशनल हाउसिंग बैंक का पूरा जो स्टेक है वो आरबीआई ने सेल कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो फिलहाल 2 ही सब्सिडरी हैं जो हमें याद रखना है। पहला है बीआरबीएन एमपीएल, यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, बीआरबीएन एमपीएल। इस्टेब्लिशमेंट 3 फरवरी 1995 और हेडक्वार्टर होता है बेंगलुरु में। इसका काम क्या है देखिएगा, इट रेगुलेट्स द 2 नोट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ मैसूर एंड सलवोनी। मैसूर कर्नाटका में है और सलवोनी पश्चिम बंगाल में। तो 2 नोट प्रिंटिंग प्रेस को ये रेगुलेट करता है। पहला सब्सिडरी यानी कि बीआरबीएन एमपीएल, एक मैसूर में नोट प्रिंटिंग प्रेस और दूसरा सलवोनी में, यहाँ पर नोट की छपाई होती है। डीआईसीजीसी अगला है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 जुलाई 1978, हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। इसका फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस फॉर डिपॉजिट्स ऑन बैंक अकाउंट्स ऑफ अप टू ₹5 लाख। आपका अकाउंट किसी बैंक में है, करंट, सेविंग्स, रिकरिंग एंड फिक्स्ड, कोई भी अकाउंट है और उसमें आप कुछ बैलेंस रखते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश वो बैंक जो है वो डूब जाए, तो 5 लाख रुपए तक आपका अगर बैलेंस होगा तो उसका आपको इंश्योरेंस मिलेगा। इसका 2 कंडीशन है। इंश्योरेंस पाने के लिए योर मिनिमम बैलेंस शुड बी ₹5 लाख, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रिंसिपल हो या फिर आपका इंटरेस्ट मिला के हो, दोनों मिला के या फिर सिंगल भी 5 लाख अगर मिनिमम होगा तभी आपका ये अकाउंट का इंश्योरेंस होता है। और मैक्सिमम जो आपको मिलता है पैसा क्लेम में वो 5 लाख का ही मिलता है। एग्जाम्पल एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 4,90,000 हैं, दोनों चीज़ मिला के यानी प्रिंसिपल भी और उस दिन तक का इंटरेस्ट जोड़ के भी, तो उसका इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। ये अमाउंट पहले 1 लाख का था, रिसेंटली इसको 5 लाख किया गया। लेकिन आपके अकाउंट में 5 लाख, मान लीजिए 5,20,000 है, तो बैंक अगर फेल होता है तो आपको 5 लाख तक का तो गारंटी बैंक देता ही देता है। हो सकता है आपको 20,000 की लॉस हो जाए। ठीक है, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इट प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर डिपॉजिट ऑन बैंक अकाउंट ऑफ अप टू ₹5 लाख। याद रखिएगा, इंश्योरेंस हम नहीं करवाते, ये बैंक हमारे अकाउंट का करवाता है डीआईसीजीसी के पास में। तो बैंक ने अगर इंश्योरेंस करवाया तो प्रीमियम भी बैंक ही भरता है, हम नहीं। और ये मैंडेटरी होता है सभी बैंकों के लिए, उनको करना ही पड़ेगा चाहे वो किसी भी बैंक में अकाउंट हो। आगे बढ़ते हैं, SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये रिसेंटली इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके 9 यूनिट्स है इंडिया में, और जिसमें आता है 4 प्रिंटिंग प्रेस, 4 मिंट्स यानी कि टकसाल जहाँ पर कॉइन्स बनते हैं, तो 4 प्रिंटिंग प्रेस, 4 मिंट्स एंड अ पेपर मिल। सबसे पहले देखते हैं करेंसी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, जहाँ पर नोट्स की छपाई होती है। नोट्स की छपाई 2 और हमने पढ़ा अभी, एक मैसूर में, एक सलबोनी में, 2 यहाँ पर है। करेंसी नोट प्रेस CNP यानी नासिक में, और दूसरा बैंक नोट प्रेस BNP देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश। तो 4 प्रिंटिंग प्रेस हो गए, एक नासिक, देवास, मैसूर, सलबोनी। अगला आता है देखिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पर प्रिंट्स पासपोर्ट, नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स, चेक्स, बॉन्ड्स, वारंट, पोस्टल स्टैम्प एक्सेट्रा। तो ये सब कामकाज यहाँ पर होता है। प्रिंटिंग ऑफ पासपोर्ट, नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स का, चेक्स की प्रिंटिंग, बॉन्ड्स की प्रिंटिंग, वारंट्स की प्रिंटिंग, पोस्टल स्टैम्प की प्रिंटिंग, ये सब काम यहाँ पर होता है। नोट की छपाई नहीं होती है, याद रखिएगा। लेकिन इसका कंट्रोल SPMCIL के अंदर में आता है। एक इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में, और दूसरा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में। ये 2 लोकेशंस यहाँ पर हो गए। और एक नेक्स्ट उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के मिंट आ गए, यानी कि टकसाल, जहाँ पर सिक्के जहाँ पर बनते हैं। ये भारत में 4 जगह पे है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। इंडियन गवर्नमेंट मिंट 4 प्लेसेस पे है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा, शायद बहुतों को नहीं पता होगा ये चीज़, बट मे भी कुछ लोग जानते होंगे कि कभी भी अगर आपने गौर किया हो तो कॉइन्स पे
जिधर ईयर लिखा हुआ रहता है उसके नीचे कभी कुछ सिंबल बने हुए होते हैं, किसी किसी सिक्कों पे बने होते हैं और किसी किसी पे नहीं भी बने होते हैं। तो उसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि वो बताता है कि एक्चुअली में वो कॉइन कहाँ बना है। तो बात करते हैं सबसे पहले मुंबई की। तो मुंबई के जो कॉइन्स होंगे उस पर शायद आपको बी लिखा हुआ मिलेगा, अल्फ़ाबेट बी, या फिर एम। ये एम पहले मिलता था मुझे याद है, बी मैंने अभी तक नहीं देखा, बट एम पहले मैंने देखा है। या फिर डायमंड का एक शेप बना हुआ होगा, जैसा आप सामने देख पा रहे हैं, ये शेप डायमंड का एक शेप बना होगा। तो नॉर्मली फ़िलहाल अभी के जो कॉइन्स होते हैं उस पर डायमंड, अगर मुंबई का कॉइन बना हुआ होगा तो डायमंड का शेप आपको उस पर देखने को मिलेगा। कोलकाता में पहले सी चलता था, बट फिलहाल जो है उस पर ब्लैंक, कोई भी साइन आपको कोलकाता में नहीं मिलता कोलकाता के बने हुए कॉइन्स पे। हैदराबाद पे आपको मिलता है एक स्टार का कॉइन बना हुआ, स्टार का सिंबल बना हुआ, और नोएडा में एक छोटा सा डॉट होता है, एक छोटा सा सर्कल कह सकते हैं, छोटा सा डॉट होता है। तो जनरली देखिए हमारा जो एरिया है वेस्ट बंगाल, हम जहाँ पर रहते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल में, या फिर झारखंड जो इलाका है, इधर ज़्यादातर कॉइन्स आपके कोलकाता के बने हुए आते हैं, इसीलिए ये जनरली ब्लैंक होता है। या फिर नोएडा से आते हैं बने हुए, जिस पे एक छोटा सा डॉट होता है। तो ये 4 चीज़ें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट उसके बाद बनता है, मिलता है एक और सिक्योरिटी पेपर मिल, जो होशंगाबाद में है मध्य प्रदेश में। इसका काम क्या है? इट प्रोड्यूसेस पेपर फॉर बैंक नोट्स, नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स एंड पोस्टेज स्टैम्प। देखिए पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, वहाँ पर उनकी प्रिंटिंग होती है। यहाँ पर क्या होता है, पेपर बनता है बैंक नोट्स के लिए, नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स के लिए, पोस्टेज स्टैम्प यानी डाक टिकट के लिए, और इंडियन पोस्टल ऑर्डर यानी आईपीओ के लिए। एक बहुत ही खास चीज़ याद रखिएगा कि मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ नोट that can be issued is rupees 5,000 and rupees 10,000 under RBI Act 1934। RBI Act 1934 के अनुसार मैक्सिमम डिनोमिनेशन का जो नोट RBI छाप सकती है वो 5,000 का है, और उसके ऊपर 10,000 का है। बहुतों को पता होगा शायद ये चीज़ कि पहले ये नोट भी छप चुके हैं, लेकिन फिर हाई करेंसी वैल्यू होने के कारण एक तरह से करप्शन का भी खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए उसको डिमोनेटाइज किया गया था, बहुत पहले बंद कर दिया गया। फिलहाल इसकी प्रिंटिंग नहीं होती, लेकिन इतना प्रिंट वो कर सकता है, उनकी इतनी कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट उसके बाद मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन्स दैट कैन बी इशूड इज ₹1,000 अंडर द कॉइनेज एक्ट 1906। तो कॉइनेज एक्ट के अनुसार 1,000 तक का सिक्का जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना सकता है, मिंट कर सकता है। तो यही थी आरबीआई के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ देखिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपके कमेंट्स होंगे हमें प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।